नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 89वीं कड़ी में हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं। और आज जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और ये तेलंगाना एक विशेष राज्य है, इसलिए कि ये सबसे नया राज्य भारत का ये तेलंगाना राज्य है। और इसका जो गांव सभा की जो व्यवस्था है वो चूँकि एकदम नया राज्य है, तो इसका गठन 2014 में हुआ। तो इसके गठन के में आप ये समझ लीजिए कि नए राज्य के होने के नाते तेलंगाना में के जो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है वो ये एक तरह से ज़्यादा आज के समय के अनुकूल उसको बनाई गई है। अभी तक तमाम हम जिन ग्राम पंचायतों राज्यों के बारे में बात करते थे उनकी ग्राम पंचायती व्यवस्था के बारे में, तो उसमें वो 94 में भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, वो संविधान में ग्राम पंचायतों के बारे में जो संशोधन हुआ, उसके बाद 96 में बहुत सारे करीब करीब सभी राज्यों ने 96 में अपने कानून बनाए। तेलंगाना तो 2014 में बना, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो चूँकि ये 2014 में बना तो इसका जो अधिनियम बना है वो थोड़ा अलग है। और जो कमियां देखा उन्होंने कि 96 के बीच से लेकर 2014 तक जो प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में जो कमियां थी, कोशिश किया इन्होंने कि उन कमियों को दूर करते हुए एक बेहतर ग्राम पंचायती अधिनियम बनाया। तो ये जो जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं वो है तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018। 14 में राज्य बना और इन्होंने 2018 में इसमें अपना पंचायत राज अधिनियम बनाया। और इस पंचायत राज अधिनियम में केवल ग्राम पंचायत के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसमें उन्होंने तीनों पंचायतों, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो उन्होंने वहाँ किया कि ग्राम पंचायत, उसके बाद मंडल इन्होंने रखा है मंडल प्रजा परिषद। जो क्षेत्र पंचायत है ब्लॉक स्तर का, उसका नाम दिया है मंडल प्रजा परिषद। और जो जिले का जो पंचायत है उसका नाम दिया है जिला परिषद, वो जिला प्रजा परिषद। तो मंडल प्रजा परिषद और जिला प्रजा परिषद, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तो चर्चा कर रहे हैं केवल ग्राम पंचायत। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ग्राम सभा की है। और जो ग्राम सभा है, जैसा उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा है वैसे ही है कि सभी गांव के जितने वोटर हैं वो सब मिलके अपना ग्राम सभा बनाते हैं। और वही ग्राम सभा के लोग जो हैं वो ग्राम पंचायत चुनते हैं। ग्राम पंचायत में है प्रधान और उप प्रधान, और जिसके वार्ड के जितने सदस्य होते हैं ये सब मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। और एक ग्राम सभा होती है, और जिसकी उत्तर प्रदेश में ये है कि साल में 2 बैठक होगी, तो वो ग्राम सभा और ये चुनाव करती है ग्राम पंचायत। करीब करीब व्यवस्था तो इसी तरह से है। ग्राम सभा है, वहाँ उसको ग्राम सभा बोलते हैं, और वो चुनती है ग्राम पंचायत। लेकिन आंध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की विशेषता ये है, पहली विशेषता कि उत्तर प्रदेश में 2 ही बैठक है साल में बुलाते हैं। वहाँ की विशेषता है कि वो हर 2 महीने में 1 बैठक बुलाना आवश्यक है। तो इस तरह से वो 6 बैठकें अपने ग्राम सभा की बुलाते हैं। और ग्राम सभा को जो उन्होंने अधिकार दे रखा है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम अधिकार ग्राम सभा को दे रखा है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ग्राम पंचायत को दे रखा है। तो वहाँ जो ग्राम पंचायत सभा को जो अधिकार है वो ज़्यादा ग्राम सभा को अधिकार है। और ग्राम सभा जो प्रस्ताव पास करती है उसी हिसाब से ग्राम पंचायत को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए उनको चूँकि ज़्यादा अधिकार है, हर 2 महीने पे वो अपनी बैठक बुलाते हैं। इस तरह साल में ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। और ये ग्राम सभा की बैठक बुलाना का दायित्व जो है वो वहाँ सरपंच पे है। जैसे यहाँ प्रधान होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो तेलंगाना में उनको सरपंच कहा जाता है, और वहाँ उप सरपंच की भी व्यवस्था है। तो ये जो दायित्व दिया गया है वहाँ ग्राम सभा की बैठक बनाने का, वह दायित्व है ग्राम के जो सरपंच हैं उनका दायित्व है कि हर 2 महीने में 1 बार बैठक में। और बैठक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैठक होनी ही होनी है, इसलिए ये ग्राम सभा के जो सरपंच हैं
उनको ये उनके लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर वो समय से अगर बैठक नहीं बुलाते हैं गाँव सभा तो वो अपने आप अपने पद से मान लिए जाएंगे कि पद से खाली हो गए, मतलब वो प्रधान रह ही नहीं जाएंगे, सरपंच रह ही नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ये एक बंदिश कर दिया है कि आपको 2 महीना में हर हालत में बैठक बुलाना ही है, और नहीं बुलाएंगे तो आपको अपने पद से मान लिया जाएगा कि आप डीम टू वकेट ऑफिस, मतलब मान लिया जाएगा कि आप उस पद पर नहीं हैं। तो इतनी जो शक्ति है, तो आप जान लीजिए कि उनको अपने पद से पर वो बैठक बुलाना ही बनाया। इन 6 जो बैठक है, साल में 2 बैठक है, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि बाकी तो जो तमाम मुद्दे हैं जो उनको अधिकार दिए गए हैं पंचायत राज अधिनियम में, उसका तो उस पर तो अपना प्रस्ताव बनाएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके जैसा भी व्यवस्था हो उसी हिसाब से वो अपने निर्णय लेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी व्यवस्था है कि 2-1 बैठकों में कम निर्णय उनको ऐसे होंगे जिसमें महिलाओं के बारे में वो एजेंडा रहेगा, और वरिष्ठ नागरिकों के बारे में एजेंडा रहेगा, और जो वंचित लोग हैं यानी बहुत से गरीब लोग हैं इनके बारे में। यानी देखिए एक अच्छी ये बड़ी बात है कि पूरे गांव के लोग कम से कम 2 बार साल में, कम से कम 2 बार ये महिलाओं के हालात पर चर्चा करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में चर्चा करेंगे, और जो गरीब और वंचित लोग हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक देखिए ये एक नया एक दृष्टिकोण है कि गांव में मुख्य रूप से ये लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, महिलाओं की उपेक्षा होती रहती है, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो एक तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं, और जो गरीब है वो वंचित लोग हैं वो तो हमेशा ही मुसीबत में रहते हैं। तो इन लोगों के लिए एक व्यवस्था उन्होंने गांव की जिम्मेदारी दी है कि 2 बैठक तो आपको करना है। ऐसी व्यवस्था किसी प्रदेश के किसी राज्य में मैंने नहीं देखा कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि विशेष लोगों के लिए 2 बैठक बुलाने की। बाकी खैर 2 महीने में एक बार 6 बैठक तो गाँव सभा बुलाने की कहीं भी नहीं है, सभी जगह 2 या 3 बैठक ही बुलाने के लिए। लेकिन आंध्र प्रदेश में यह बैठक है। अब इतना ही नहीं, उन्होंने इस जो गांव सभा की बैठक, गांव सभा को इतना महत्व दिया है कि गांव सभा को महत्व दे दिया कि सारे गांव के लोग मिलेंगे, बैठेंगे, निर्णय लेंगे। गांव सभा को इतना महत्व दिया गया है कि उन्होंने कहा कि गांव सभा की बैठक के लिए उन्होंने कोरम भी निश्चित कर दिया। और कोरम ये है कि अगर मान लीजिए किसी गाँव में, उसको मैं आप जानना जरूरी है, ये बिल्कुल ये प्रावधान उनका अपना आंध्र ये तेलंगाना का ये अपना अलग है। तो मैंने इसीलिए इसको नोट भी किया है कि उन्होंने एक कोरम भी दिया है कि कोरम के हिसाब से कि हर हालत में बैठक होनी ही होनी है। और ये कोरम ये है कि अगर जिस गांव में 500 से 1000 मान लीजिए गांव सभा के सदस्य मतलब वोटर है, वहाँ तो आपको 50 का लोग रहेंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा, मतलब एक समझिए कि बटे 10। इसी तरह से उन्होंने जहाँ 1000 से 3000 है वहाँ कोरम रखा है उन्होंने 150। उसी तरह से 3000 से 5000 पे रखा है उन्होंने 200 का कोरम, और 5000 से 10000 का के बीच अगर आबादी है तो 300 लोगों का कोरम, और 10000 के ऊपर है तो 400 लोगों का कोरम। कोरम का मतलब ये होता है कि गांव सभा की बैठक बुलाई गई, अगर इतने लोग उपस्थित हैं तो वो मान लिया जाता है कि अब ये कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं है, उन्होंने एक और व्यवस्था कर बनाया है कि अगर मान लीजिए कि एक मीटिंग का जो समय है और ये निश्चय निर्धारित किया जाएगा कि इतने समय इस समय आप पहुँचिए, अगर उस समय वो नहीं स्थान उस समय पर नहीं पहुँचते हैं तो 1 घंटे तक वो इंतज़ार किया जाएगा कि मीटिंग में कोरम है कि नहीं। और अगर 1 घंटे के अंदर वो नहीं पहुँचते हैं तो 2 घंटे के बाद, 1 घंटे में नहीं पहुँचते हैं तो 2 घंटा तक और इंतजार किया जाएगा, और 2 घंटे के बाद वो गांव सभा की बैठक होगी और उस समय कोरम ही दिखा जाएगा। यानी कि अब 10-20 आदमी भी अगर बैठते हैं आते हैं तो उसकी मीटिंग होगी। तो ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि हर हाल में गांव सभा की बैठक होगी ही होगी। एक तो इन्होंने कोरम रख दिया, कोरम की छूट दे दी, क्योंकि अगर 1 घंटा इंतजार किया नहीं तो उसी दिन होगी। ये नहीं कि सामान्यतः अन्य प्रदेशों में ये है कि अगर कोरम नहीं है तो अगली बैठक बुलाई जाएगी, फिर इस बैठक की सूचना दी जाएगी
और सूचना देने के बाद अगर नहीं आते हैं तब माना जाएगा दूसरी बैठक में, तब वो बैठक होगी। ये सब यहाँ नहीं है। आप उसी दिन अगर नहीं आते हैं घंटे के अंदर तो 1 घंटे के अंदर 2 घंटे बाद फिर बैठक होगी और बैठक में सारे जो कार्रवाइयाँ होना ही है कार्रवाई होगी। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो गांव सभा की बैठक होगी, ये सारी जो बैठक होगी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मतलब कौन लोग हैं वहाँ बैठे हैं, प्रधान है कि नहीं है, सचिव है कि नहीं है, क्या क्या चर्चा हो गई है, तो ये पूरे के पूरे बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और तब माना जाएगा कि बैठक। तो एक तो जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी, ये चूँकि 18 में है, पहले के ज़माने में शायद वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। अब इन्होंने 18 के चूँकि अधिनियम ही इन्होंने एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया और सारे कार्रवाई के मिनट्स बनेंगे, वो भी लिखित होंगे और दस्तखत होंगे सब। तो अभी देखिए कि हर हालत में वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके मिनट्स, सबके हस्ताक्षर, तो गांव सभा की बैठक होनी ही होनी। और गांव सभा की जब बैठक होगी तो गांव में क्या हो रहा है ये निश्चित रूप से उसकी जानकारी गांव के सारे लोग होगी और ये माना जाएगा गांव के लोग सारे लोग निर्णय लेंगे। तो एक ये जो अन्य प्रदेशों में जो गांव सभा की बैठक कोई केवल औपचारिकता है और होती ही नहीं है बहुत सारे जगहों पर। तो और मैं तो इस बार जब अन्न जल संकल्प अभियान में तमाम गांव में उत्तर प्रदेश में जब मैं गया, गांव में चूँकि मैं रुका भी गांव में, उनके साथ बातचीत भी किया, रात में रुकता भी था, सारे लोगों से, हज़ारों लोगों से मिला, तो मैं पूछता भी था कि क्या आपके गांव में गांव सभा की कभी बैठक हुई। उन्होंने कहा था हम तो लोग जानते नहीं, कभी बैठक ना देखा है ना सुना है। तो और मतलब हज़ारों लोगों से मैंने पूछा, कोई ये भी नहीं है कि 2-4 लोगों से पूछा। तो उत्तर प्रदेश की तो हालत ये है कि पता नहीं किस तरह से बैठक होती है, हाँ कौन लोग बैठक में होते हैं, कौन सा कागज़ का कैसे तैयार होते हैं, ये भी आपने आश्चर्य में कि गांव वालों को तो इसके उन बैठकों में किसी ने हमसे नहीं कहा कि गांव सभा की बैठक में मैं गया। और मैंने तो उन लोगों से पूछा कि भाई आप 70 साल की आप उम्र है, ये बताइए कि कभी आपसे कभी किसी ने पूछा कभी कि गांव के विकास में क्या कैसे करना चाहिए, कैसा व्यवस्था होने। कहा था हम लोगों से कौन पूछता है, हम लोग जानते भी नहीं कि गाँव में क्या होता है, बस जो है वही प्रधान जी हैं वही जो करते रहते हैं। बस ये है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था के नमूना कि प्रधान जी हैं वही जो करते हैं वही करते रहते हैं, हम लोगों से गाँव वालों से कोई मतलब नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश के 75 साल के देश के ये आज़ादी की 1947 का अधिनियम है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सबसे पुराना है। ये अलग बात है इसका संशोधन 24 हुआ तो 47 में बना हुआ, 47 का बना हुआ, 75 साल का ये पंचायती राज कानून उत्तर प्रदेश का है। और वो उत्तर प्रदेश सरकारें में कितनी सरकारें आई, अब बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें आई, बड़े बड़े दावा करने वाली सरकारें आई, और हालत ये है कि गांव के लोगों को ये भी नहीं पता है कि गांव सभा क्या होती है, गांव पंचायत क्या होती है, इनकी बैठक भी होती है नहीं। बस उनको यही मालूम है कि प्रधान जी हैं वही सब करते हैं, और अब थोड़ा बहुत उनको पंचायत सचिव के बारे में कि सचिव जी हैं, प्रधान जी हैं, बस 2 ही आदमी हैं, यही गाँव के सर्वे सर्वा हैं, यही भी जो करते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, ये लोग अपने मन से जो करते हैं। ये है उत्तर प्रदेश। लेकिन तेलंगाना देखिए इस चीज़ को, इस समस्या को दूर करने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं तेलंगाना में उन्होंने बनाई। अब ये गांव सभा के में जैसे मैंने कहा कि गांव सभा के लोग चुनते हैं प्रधान, सरपंच और उप सरपंच, और वार्ड के सदस्यों में के मामले में भी तेलंगाना एक मामले में बहुत आगे है। अब उसका भी मैं बता दूं आपको कि वहाँ 300 पर ही आबादी पर ही ग्राम पंचायत बन सकती है, और ये भी बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में तो 2000 लोगों की आबादी है, उस पर ग्राम पंचायत बनती है, लेकिन तेलंगाना में ये एक अच्छी बात है कि तेलंगाना में अगर 300 की आबादी है तो एक ग्राम पंचायत बन सकती है। मतलब डेमोक्रेसी को उन्होंने कोशिश किया है कि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, और निचले स्तर पर, ग्रामीण निचला स्तर तो मत कहिए, उसको निचला स्तर कहा कि उसका आप उपहास करना है, ग्रामीण स्तर पर भी हर आदमी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी हो सके। तो उन्होंने 300 पर रखा। 300 के लिए उन्होंने रखा है कि 300 की आबादी होगी तो 5 वार्ड के सदस्य होंगे। तो मतलब एक सरपंच, एक उप सरपंच और 5 सदस्य, ये मिलके गांव पंचायत वहाँ बन जाएगी। अब 300 बनने ने कहा 505 हो जाएंगे। 300 से 500 से लेके 300 से 500 में 500 से 1000 में आप अगर ये 300 से 500 में 7 हो जाएंगे, 500 से 1500 में 9 हो गए, और 1500 से 3000 में 11 सदस्य होंगे उनके,
3,000 से 5,000 में 13 सदस्य होंगे, और 5,000 से 10,000 में 13 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, और 10,000 से 15 सदस्य में 17 सदस्य होंगे, और 15,000 से 25,000 में 19 सदस्य होंगे, और 25,000 से ऊपर की अगर है आबादी 21 सदस्य। तो ये स्थिति ये हो गई कि गांव तेलंगाना में 300 के आबादी से की गांव से में भी में 5 गांव पंचायत बन जाएगी, और 25,000 की जहाँ आबादी है वहाँ 25,000 तक की आबादी के या उससे ऊपर के भी ग्राम पंचायतें बनेंगे, जिसमें कि 21 सदस्य होंगे। तो ये इतने भारी संख्या में इतने सदस्यों का किसी भी मैंने नहीं देखा कि किसी अन्य राज्यों में जिनकी चर्चा हम लोग 15-20 राज्यों की तो चर्चा कर चुके हैं, कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि एक ही सदस्य का अधिक से अधिक। मैंने वही देखा है कि 5 से लेके और 11 तक और 13 तक और 15 तक, उत्तर प्रदेश में तो 15 तक है। तो यही संख्या का उत्तर प्रदेश में 7 से 15 तक है। 2000 से शुरू होता है और इसी तरह उनका तो 7 से 15, लेकिन यहाँ तेलंगाना में 300 से शुरू होकर 5 सदस्य से शुरू होकर 21 सदस्य तक की ग्राम पंचायतें होती हैं। अब ये ग्राम पंचायत में यहाँ एक और विशेषता हमको देखने को मिली, वो ये है कि ग्राम पंचायतों में ये उन्होंने एक व्यवस्था बड़ा अच्छा बनाया है। यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसमें सिर्फ वो जो ग्राम प्रधान, उप प्रधान और चुने हुए, उप प्रधान तो है नहीं उत्तर प्रदेश, तो ग्राम प्रधान और ये वार्ड के जो सदस्य होते हैं, मतलब जितने वार्ड हैं गांव में, मान लीजिए कि 5-7, जैसे मैंने चर्चा की 5, 7, 11, 9, 13, 21 तक, तो ये जो वार्ड के सदस्य, और तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में वार्ड के सदस्य और उप सरपंच और सरपंच ये मिलके बन गए आपके ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत में उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि वो मेंबर को-ऑप्ट कर सकते हैं, और कौन कौन को-ऑप्ट करते हैं मेंबर करेंगे, ये भी एक अच्छी बात है, ताकि उनको एक ग्राम पंचायत को लोगों को, अच्छे लोगों के राय मशवरा भी उनको मिलता है। तो एक तो ये कि विषय के किसी भी विषय, मान ली कोई खास चिकित्सा विषय पर उनको चर्चा करनी हो, कृषि विषय पर चर्चा करनी हो, तो उन विषयों के विशेषज्ञों को वो अपने के सदस्य जो है को-ऑप्ट कर सकते हैं, ये आप अपने राय मशवरा के लिए। और इसके अलावा वो जो गांव में जो सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ देखा कि जो ग्राम पंचायत को डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्राम पंचायत को डोनेट करते हैं, उनको लोग अपना को-ऑप्ट कर सकते हैं। और कुछ सेवा कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो गांव के विकास में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको भी अपना को-ऑप्ट कर सकते हैं मेंबर। अब देखिए इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, बड़े ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं, वो लोग जाके गांव में वो रह रहे हैं और गांव में रहना चाहते हैं, तो उन गांव में जाकर रहें और वो गांव को अपनी भूमिका गांव में कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं गांव के विकास के में, तो उन लोगों को गांव सभा अपने सदस्य के रूप में को-ऑप्ट कर सकती है, उनको सम्मानित सदस्य के रूप में उनको बुला सकती है। तो अब ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के, जब मैं एक बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, मैंने अभी तक देखा ग्राम पंचायती व्यवस्था भारत में सबसे 3rd रेट की व्यवस्था पंचायती व्यवस्था है। इससे बेहतर बहुत सारे राज्यों का है और सबने बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे खराब व्यवस्था अगर कहीं हमको अभी तक देखने को मिली वो उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था चलती ही नहीं, कोई भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था एक मामले में चलती ही नहीं है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यहाँ पंचायती राज विभाग चलता है, और वो विभाग जैसे सरकारी विभाग जैसे मैं बात करता हूँ, जो सरकारी विभाग जैसे काम करती है वैसे एक विभाग के रूप में आपके ग्राम पंचायतें काम करती हैं। और जो सरकारी विभागों में लूट खसोट भ्रष्टाचार का बोलबाला, और वही बोलबाला आपको मिलेगा गांव में, वो वही बोलबाला। जैसे सरकारी विभाग इसमें जाइए उत्तर प्रदेश में, तो जितने सरकारी विभाग में जो अकूत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और ये भ्रष्टाचार कोई आज का नहीं है। अभी हम कहेंगे कि कहेंगे आज का कहूँगा तो आप कहेंगे इस सरकार के कारण। उत्तर प्रदेश में जब से मैं समझता हूँ कि मैं तो जब से देख रहा हूँ, मैंने जब से संभाला तब से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा लगातार बहती जा रही है, समुद्र बनती जा रही है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कहीं 19-20 का भी कुछ दिखता हो, हमें तो नहीं दिखता, तो कहीं रुक गया, अगर बहुत शक्ति उक्ति हुई 2-4 दिन के रुक गया, फिर वो
वही सारी व्यवस्था वो भ्रष्टाचार के गांव में भी आपको बड़ा खूब मर्जी मन खूब तबीयत से आपको देखने को मिलेगी। कहीं कोई किसी को परवाह नहीं, कहीं रोक टोक नहीं है, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। तो उन्होंने ये व्यवस्था में अपने जैसे मैंने बताया कि सरकारी अधिकारियों को भी रखा है, नियमित अधिकारियों को रखा है, विशेषज्ञों का रखा है, डोनर को जो अब यहाँ मान लिया अगर हम दान गाँव को करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है दान कर दी। यहाँ डोनर की व्यवस्था ही नहीं है कि आप गांव में पंचायत को डोनेट कर सकें। आपको अगर डोनेट करना कोई पैसा गांव को देना है तो पहले इनके अधिकारियों को जो भी हम अभी तो व्यवस्था ही नहीं है, तो किसको देना है, तो लिखा पढ़ी करेंगे तो शायद कुछ व्यवस्था बने। तो व्यवस्था ही नहीं है तो आप किसी को डोनेट कर ही नहीं सकते। यहाँ मैंने एक बार बहुत पहले किसी कड़ी में मैंने कहा कि विदेश के बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव में डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि गांव में डोनेट करें किसको दें पैसा, ताकि गांव का विकास हो और उनका थोड़ा सा नाम भी हो। यहाँ तो डोनर को देखिए, उन्होंने डोनर को अपने गाँव पंचायत के सदस्यों के रूप में, उन्होंने वार्ड सदस्य के रूप में उनको सम्मान दे रखा है, तो ताकि वो डोनर लोग महसूस करें कि भाई हमको वहाँ बुलाया जा रहा है सम्मान के साथ। तो ये व्यवस्था उन्होंने ये रखी। तो ये उन्होंने ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत के जो अधिकार है वो जैसे संवैधानिक जो व्यवस्था जो आपको अधिकार दिए गए हैं, अधिकार तो सभी जगहों पर दे दिया गया है, क्योंकि संविधान के अधिकार है वो तो आपको देना ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देना ही पड़ेगा, तो अधिकार आपने दे दिया। अब जैसे यहाँ हटाने का भी अधिकार है, अविश्वास प्रस्ताव पास करने का। जैसे यहाँ है कि अगर ठीक से वो काम नहीं करते हैं तो उनको कलेक्टर के पास पावर है कि ग्राम पंचायतों को भंग कर सकते हैं, नया चुनाव कर सकते हैं। तो ये सब तो सामान्य जैसे अन्य राज्यों में भी हैं और आंध्र प्रदेश में। तो लेकिन अब आंध्र प्रदेश में जो अब हम सचिव की बात करते हैं और ग्राम पंचायत सचिव, वहाँ भी जैसे कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायतें अपने सरकारी कर्मचारी रखते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक चीज़ हमें वहाँ जो खटकने वाली है, जो उसका भी चर्चा करना जरूरी है। वो ये है कि जो ग्राम पंचायतों को ये सब ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा पंचायत की बैठक, उन्होंने कहा ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने होगी, लेकिन जो अधिकार उन्होंने दिया है मुख्य रूप से वो उन्होंने अपने पंचायत सचिव को अधिकार दिया है। और ऐसा तमिलनाडु में भी मैंने चर्चा की थी कि तमिलनाडु में भी अधिकार मुख्य रूप से पंचायत के सचिव को दिया गया। यहाँ भी पंचायत के सचिव को इन्होंने ज़्यादा अधिकार दे रखा है। मतलब सारे जो पंचायतों के अधिकार हैं और उन अधिकारों को क्रियान्वित करने का जो अधिकार है वो पूरा का पूरा पंचायत सचिव को दिया है, ग्राम पंचायत सचिव को। और जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे गांव सभा में या ग्राम पंचायत में, उसको क्रियान्वित करने का पावर है। तो एक तरह से आप देखिए कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है वही चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रशासनिक अधिकारी वो गांव का है। ये व्यवस्था अभी मैंने आंध्रा में देखा और यही तमिलनाडु में भी मैंने देखा। इसके बारे में हमारा यही कहना है कि ये व्यवस्था अगर है तो ये व्यवस्था से तो कुछ काम तो सरकार चाहती, जो काम चाहती है वो कर लेती है, लेकिन इस व्यवस्था से गांव वालों की जो भागीदारी का भावना है वो विकसित नहीं हो पाता है। गांव के लोग बिल्कुल एक समझते हैं कि एक अधिकारी यहाँ बैठ गया है और प्रधान जी जो उनको खुश रख के और अपने ढंग से वो गाँव चलाए, तो एक तरह से भागीदारी उतनी नहीं हो पाती। हालांकि गाँव सभा की बैठक होती है, लेकिन डे टू डे कामों में जैसे वो भागीदारी होना चाहिए, वो गांव के लोगों के वो जो भागीदारी की जो भावना होती है, क्योंकि वो जो पंचायत सचिव है सब उसी को सारा काम क्रियान्वित करने का अधिकार है, तो सारा काम चूँकि क्रियान्वित करने का अधिकार है तो लोग वो करवाएगा और लोग अपना उसको देखेंगे, उसको मीटिंग होगी तो हाँ साहब ठीक है। और चूँकि वो जानते हैं इस तरह के जब अधिकारी होते हैं और जो चुनी हुई बॉडी होती है वो क्या करती है कि सब में हाँ मिलाती है, जैसा सचिव चाहता है वैसा करवा लेता है। जैसे यहाँ मुख्यमंत्री है और विधानसभा है और मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जाके मुख्य उनके यहाँ बैठ जाते, जो कहेंगे मुख्यमंत्री वही कहेगा, हाँ मिलाता है। वो मनमानी जो है जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाता है वही मनमानी करता है। वहाँ पंचायत के अधिकारी को, जो ग्राम पंचायत सचिव को, ये सब उसको करवाने का सारा पावर है। तो प्रधान जी तो हैं, चुने हुए हैं, नीति बनाएंगे, निर्देश देंगे, उनको पालन करना है उसको, लेकिन रोज के कामों में उनका कोई उस तरह से सीधा आक्षेप नहीं है। अब ये इसमें जो पंचायत सचिव का हालांकि
उन्होंने अपने अच्छा कुछ बातें उन्होंने अधिकार जो दिए हैं। एक तो सबसे बड़ा अधिकार ये है कि इन्होंने कहा है कि पंचायत सचिव दोनों के लिए कहा कि ग्राम प्रधान के लिए कहा कि ग्राम प्रधान जो भी होगा, सरपंच जो भी होगा, वो पहली बात वो गांव में रहेगा। एक उन्होंने उनके लिए बंदिश लगा दिया, गांव में जो भी चुना जाएगा वो गांव में रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब ये देखने को मिल रहा है, पहले तो नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला कि बहुत सारे गाँव में प्रधान लोग शहर में रहते हैं और कभी कभी गांव में जाते हैं, और उनका धंधा बिजनेस सब शहरों में है, और कभी कभी चले जाते हैं गांव में। अपना घर है गांव में, लेकिन अस्थायी रूप से वो शहर में रहते हैं और शहर से ही अपना गांव के प्रधानी चलाते हैं। ये अब देखने में अब मिल रहा है। तो इसको भी समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को अब जैसे वहाँ उन्होंने अपने नियम में लिख दिया कि जो प्रधान रहेंगे, सरपंच रहेंगे, वो गांव में ही रहेंगे। उन्होंने अपने अधिनियम में ही व्यवस्था कर दी है। तो चूंकि अधिनियम में जो व्यवस्था कर दी है, तो वैसी व्यवस्था उनको करने के नाते उनको बाध्य कर सकते हैं जब चाहे तो, और जब चाहे अगर ऐसा नहीं करते तो कलेक्टर उनको हटा सकता है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज नियम में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है कि उनको गाँव में ही रहना है, तो इसलिए वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रोज़ वो सचिवालय के जो कार्यालय है उसमें बैठेंगे। ये भी अधिनियम में उनके पंचायत सरपंच के अधिकार में कर दिया कि रोज़ बैठेंगे। तो इसलिए नाते अगर वो नहीं बैठेंगे तो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करें, और दायित्व का निर्वाह न करने पे उन्हें कलेक्टर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो ये दो ये प्रधान सरपंच के लिए है। ऐसा ही व्यवस्था सचिव के लिए भी है। सचिव को भी है कि गांव में ही रहेंगे, और सचिव जितने भी उसके रिकॉर्ड है, ये है वो है, सब वो उनकी ही सारी जिम्मेदारी रखना, सबका नकल देना, सबका ये करना, सारा ऑफिस में उनको रहना है। ये उनके नियम में कर दिया है। एक और बात है कि सचिव के लिए एक नियम अपने अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी उनकी जिम्मेदारी में कि सचिव रोज़ सवेरे पहुंचेंगे गांव में, गांव का पूरा राउंड लेंगे, और गांव का राउंड लेंगे में क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ सफाई ठीक है कि नहीं, नाली ठीक है नहीं, खड़ंजा ठीक है नहीं, और भी जितने काम हैं गांव के गड्ढे हैं, गुड्डे हैं, कहीं इंक्रोचमेंट है कि नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो डेली वह उसका एक राउंड लेंगे, और अपने राउंड का वो रजिस्टर बनाएंगे राउंड में, और लिखेंगे कि गांव में आज मैं ये भ्रमण किया, और ये भ्रमण करने के बाद उन्होंने देखा कि क्या क्या कमियां हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक उनको राउंड करने का दायित्व दे दिया गया, और लिख कर रखने का भी दायित्व दे गया। तो ये सचिव के ऊपर है। और इस समय और ये भी एक व्यवस्था उनको दी गई है कि सचिव की जिम्मेदारी होगी कि हर घर को 6 पेड़ वो देंगे, और हर गांव के घर के लोग 6 पेड़ लगाएंगे। अगर 6 पेड़ नहीं लगाते हैं गांव के लोग, तो उनके खिलाफ उनको जुर्माना भी हो सकता है। तो एक पर्यावरण के मामले में आंध्र प्रदेश ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि सचिव को जिम्मेदारी दे दी है कि आप 6 पेड़ हर लोगों तक पहुँचाइए, और देखिए कि वो 6 पेड़ लोग उसका पालन पोषण कर रहे हैं कि नहीं, और अगर वो पेड़ नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट करिए और दंड होगा। तो एक गांव में एक अच्छी व्यवस्था मैं समझता हूँ कि 18 के बाद काफ़ी पेड़ वहाँ गाँव में लग चुके होंगे, और एक अब देखने लायक है कि आंध्र प्रदेश में अगर ये व्यवस्था है तो पर्यावरण के मामले में तो गाँव में घर एक 6 पेड़ अगर हर परिवार लगा रहा है, तो समझ लीजिए कितने पेड़ों का बिल्कुल माहौल ही बदल जाएगा। तो ये एक व्यवस्था वहाँ है। इसको देखने के लिए कि ये ठीक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और एक उन्होंने ये भी व्यवस्था कर दी है कि हर 3 महीने गाँव पंचायत का इंस्पेक्शन है, और इंस्पेक्शन वो देखेगा कि गांव के जो निर्देश दिए गए हैं शासन के स्तर से, जो गांव पंचायत के प्रस्ताव पारित किए हैं वो, और जो दायित्व सचिव को दिए गए हैं, ये लोग काम कर रहे हैं नहीं, और नहीं अगर काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हर 3 महीने बाद एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनाएंगे। एक और बड़ा रोचक बात हमें देखने की, सचिव को, ग्राम पंचायत के सचिव को एक अधिकार दिया गया है कि वो एक रोजनांचा वो रखेगा, और उस रोजनांचे में वो ये लिखेगा कि इस गांव में बाहर के लोग कौन लोग आए, गांव में दिन में कितने लोग किस प्रकार के लोग आए, उनका वो विवरण रखेगा, और उसको और इन सारी चीज़ों से सरपंच को बताएगा कि गांव में बाहरी व्यक्ति कौन आए, और जो लोग गांव के नहीं रहने वाले नॉन रेजिडेंट हैं वो कौन लोग आए। तो एक पूरे गांव के गतिविधियों पर भी एक सचिव को ये जिम्मेदारी दी गई।
ये सब व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या बस चल रहा है, बाकी तो यहाँ तो सब कुछ पंचायत निदेशालय से और पंचायत भी महोदय और PDO साहब से चलता रहता है, इनसे कोई क्या मतलब है गाँव का ही चल रहा है। तो ये व्यवस्था आपने देखा कि ये रोजनामचा भी उनको रखना है, और चूँकि रोजनामचा में रखना है तो वो रजिस्टर मेंटेन करेंगे। जब इंस्पेक्शन में लोग आएंगे तो उस इंस्पेक्शन में उन लोग देखेंगे कि ऐसा इन्होंने किया कि नहीं किया। तो एक दूसरी एक अच्छी व्यवस्था गांव के लिए है। और जैसे मैंने कहा वो सचिव सब देखेंगे, पेड़ लगवाएंगे, गंदगी दिखवाएंगे, सफाई करवाएंगे, इंक्रोचमेंट हटवाएंगे, ये रोज रोज का रोज, ये नहीं कि कभी कभी। और एक भी व्यवस्था है कि ऑडिट जो है अपने जो खर्च वर्च का जो ऑडिट है, ये भी सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट कराएं। और अगर वो जैसे ऑडिट नहीं, जैसे उनके लिए रखा है कि गांव सभा की जैसे मीटिंग अगर नहीं कराते हैं 2 महीने में एक बार, तो उनको मान लिया जाएगा कि सरपंच नहीं है। उसी तरह गांव के हिसाब किताब को अगर ऑडिट नहीं करवाते हैं तब भी उनकी सरपंची चली जाएगी। तो देखिए, एक तो ये है कि मीटिंग का व्यवस्था कर दिया गया कि आपको नियमित मीटिंग करना पड़ेगा। दूसरा, जो गांव में जो खर्च हो रहा है, आय व्यय का पैसा जो खर्च हो रहा है, वो उसके भी एक तरह से उनको रोक लगा दिया गया कि अगर आय व्यय का खर्चा अगर नहीं देंगे तभी सरपंची चली जाएगी। तो इतना रोक है उनके ऊपर। और इसके अलावा भी एक है कि अगर वो अपने नियमों के अधीन जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कलेक्टर उनको हटा सकता है। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बंदिश भी ये एक तरह से ग्राम सभा के ग्राम के सरपंच के ऊपर रखा है। और एक और अधिकार उनको सरपंच को दिया गया कि जैसे बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, या एपिडेमिक बीमारी फैल गई, तो उस समय उनके पास ग्राम सरपंच को अधिकार दिया गया है कि वो ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्च कर सकते हैं और बाद में वो उसको सूचित कर देंगे। तो ये विशेष पावर दिया गया है। ये भी एक इस तरह का विशेष पावर यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी सरपंच को या प्रधान को नहीं दिया गया कि वो जो अपने विशेष पावर इस्तेमाल करके इन विशेष परिस्थितियों में जहाँ की भूचाल और बाढ़ और ये वो चीज़ें आती रहती हैं, बीमारियाँ उसमें या दुर्घटना, तो उसमें वो कुछ मदद कर सकते हैं लोग। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो एक व्यवस्था है कि यहाँ सरपंच प्रधान के लिए 3500 रुपया महीना उनको मिलता है, वहाँ ये तो व्यवस्था उन्होंने कर दिया है कि सरपंच और उप सरपंच जो है पंचायत के पैसे से अपना वेतन नहीं लेंगे। राज्य सरकार चाहे तो उनको वेतन दे सकती है। तो लेकिन वो नहीं है कि अपने मनमानी ढंग से वो अपना प्रधान जी जैसे गांव सभा के पैसे से अपना वेतन निर्धारित करना, भत्ता निर्धारित करना, जैसा कि विधायक लोग करते हैं। जैसे विधायक लोगों को अधिकार मिला है तो वो तो बैठ के अपना ही वेतन तय कर देते हैं कि हमको इतना वेतन लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था ये आपने गाँव में नहीं दी। तो मेरे समझ में कि अगर आपने अपने लिए व्यवस्था कर ली है तो सरपंचों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए भाई। वो भी आखिर में आप उनसे कह रहे हैं डेली वो कार्यालय बैठेंगे, जाएंगे डेली गांव में रहेंगे, तो और उसके बाद निश्चित रूप से उनको मीटिंग में जाना होगा। तो अगर वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं तो, और ऑडिट आप कराते ही कराते हैं, तो उनको क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? यही असल में जितने भी सरकारों में एक बात जान लीजिए, ये निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में बहुत, ये तेलंगाना में मिला है अधिकार, लेकिन सरकार अपने कंट्रोल से चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहती है। और इसीलिए वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ भी वो सारे कर्मचारियों को आप नियुक्ति और उनका नियंत्रण वो सब वहाँ भी सरकार के ही हाथ में है। और वहाँ भी आंध्र प्रदेश में भी यही व्यवस्था है कि जो राज्य सरकार निर्देश के अनुसार आप अगर देंगे तो पहले उसको आपको मानना ही पड़ेगा, सचिव को उसको मानना है, राज्य सरकार की जो निर्देश देना, और सचिव नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो फिर भी उन्होंने बहुत से चीज़ें वहाँ काम करवाना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ आंध्र प्रदेश में एक वो पंचायत विभाग के अधिकारियों के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से वहाँ विकास का काम हो रहा है। उसमें जो उनकी भूमिका चुने हुए सदस्यों की, वो कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी वो राय मशवरा और राय और प्रस्ताव ये सब पास करें, लेकिन वो अपने ढंग से उस काम को नहीं करा सकते हैं। लेकिन चूँकि यह पंचायती सचिव है वो कराता है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो सरकार जिन चीज़ों को गाँव में विकास जिस तरह से करना चाहती है उतना विकास तो सरकार कर ही सकती है, क्योंकि उनका एक अपना खुद का एक सबऑर्डिनेट अधिकारी है जो वहाँ बैठा हुआ है, कर्मचारी है, और वो जिसको जैसा जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, नहीं तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पंचायती व्यवस्था है
ये आज आंध्र प्रदेश ये तेलंगाना की, वो मैंने बताया। और फिर भी उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतर व्यवस्था है, और वहाँ मुझे तेलंगाना भी जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं ये देखने जरूर जाऊँगा कि जैसे मैंने अभी तक जो प्रदेश में, देश भर में कुछ पंचायतों की व्यवस्था ने जिससे मैं थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ, उसमें मुझे इसी व्यवस्था में, कोई उन्होंने नया व्यवस्था नहीं कर रखा, उसमें एक तमिलनाडु है, दूसरा केरला है, और ये तीसरा तेलंगाना है। तो इन राज्यों में निश्चित रूप से थोड़ी बेहतर व्यवस्था है। लेकिन जैसी व्यवस्था हम लोग गांव सरकार की, जो हम लोगों की अवधारणा है, वैसी अवधारणा नहीं है। हम लोग गांव सरकार की अवधारणा है कि सारी व्यवस्था गांव के लोग करें, गांव के लोग अपने चलाएं, रोजगार पैदा करें, वहाँ संबंधता बंद करें, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का भी विकास करें, और पर्यावरण और तमाम चीज़ों का वो जो 29 विभाग हैं, हर विभाग को अच्छे ढंग से वो विकसित करके अपने गाँव को चलाएं। ये हम लोग का गाँव सरकार की व्यवस्था है। लेकिन इन लोगों के भी तो जितने भी नियम हैं, ये एक चाहते हैं जैसे हर जगह विकास विकास विकास, तो ये विकास का एक मॉडल है इन लोगों के पास अभी। जैसे सरकार का अपना विकास का मॉडल होता है, वही गांव तक कैसे सरकार के विकास का मॉडल गांव तक कैसे पहुंचे, वहीं तक सीमित है। वो एक सरकार जो बनी है वो चाहती है विकास, तो विकास का जो एक मॉडल है वो चाहते हैं गांव तक कैसे पहुंचे, बस उसकी सीमा, उससे आगे उनके बढ़ने की उनके कोई अवधारणा नहीं है कि किस तरह से आगे गांव कैसे अपने को गांव अपने को कैसे सभ्यता संस्कृति संपन्नता कैसे वो करें, वो नहीं है, बल्कि मॉडल जिस तरह की इन्होंने अपने नियम व्यवस्था बनाई उसी का एक एक्सटेंशन है मतलब। तो इन शब्दों के साथ एक बार आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ, और फिर यही कहूँगा कि जिस गांव सरकार का जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, गांव सरकार बनाने के लिए और अन्य जल संकल्प लेने के लिए, तो अब आप उसमें सब लोग उसमें अभी से जितनी तत्परता दिखाएंगे उतनी ही जल्दी गांव सरकार बनेगी। और गांव सरकार बने, आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत एक दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभर पाएगा। बहुत बहुत